नमस्कार साथियों। आज अपन हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात करेंगे। लास्ट की वीडियो में हड़प्पा संस्कृति की जो उदय है उसके बारे में बात करें, ओरिजिन से हड़प्पा संस्कृति। आज एक नए तरीके से अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो उससे अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम में नोट्स हैं, आपको ये भी पता लगेगा नोट्स किस प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत वाइड और बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें अगर आप हर एक लाइन लिखने लगोगे नोट्स बनाते हो तो आपके खूब सारे रजिस्टर भर जाएंगे और आपका जो पर्पज है वो डिफीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नोट्स हमेशा शॉर्ट बनाए जाते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं नोट्स, ताकि एग्जाम से पहले आप उनको इजीली रिवाइज कर सकें। वरना खूब लंबे छोटे नोट्स बना दे तो उनको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो मेरे नोट्स है इसमें आप देखोगे, हालांकि इंग्लिश मीडियम में है, मैं इनको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बहुत शॉर्ट में बनाए हैं। बस एक हिंट के रूप में मैंने एक शब्द को लिखा है जिसको केवल मैं समझ सकता हूँ, मेरे लिए कहीं कोई समस्या आएगी नहीं आपको समझने में। उसी प्रकार से आप भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करके नोट्स बना सकते हैं। अपन आगे चलते हैं। आज अपन बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति के बारे में। इसमें खूब सारे पॉइंट आ जाएंगे, इसमें धर्म भी आ जाएगा, इसमें पॉलिटी भी आ जाएगी, इसके में धर्म रिलीजन भी आ जाएगा, इसके में कल्चर भी आ जाएगा। तो उसमें सभी चीज़ का मिश्रण है एक प्रकार से। हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति किस प्रकार की है, तो हड़प्पा टॉपिक के बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सकती है इसमें। तो देखो, नेचर में जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नेचर एंड कैरेक्टर, यानी प्रकृति। हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति किस प्रकार की है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि इट वॉज एन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन नॉट सडन। इसका मतलब क्या है कि इंडिजिनियस सिविलाइजेशन का मतलब यह है कि यह एक स्थानीय सभ्यता थी, यहीं की मूल रूप से भारतीय सभ्यता थी। कोई विदेशियों ने इसे आके यहाँ पे नहीं बसाया है। और नॉट सडन, इसका मतलब क्या है कि यह सभ्यता, कल जैसे मैंने बताया था उदय को समझाने के समय में, कि यह सभ्यता अचानक विकसित नहीं हुई है, उसको खूब सारा समय लगा है। इट वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, एक लंबे समय के पश्चात 3000 साल लगे हैं हड़प्पा सभ्यता को विकसित होने में। सडन इसका ओरिजिन नहीं हुआ है, कल अपन विस्तार से इस बारे में चर्चा की थी। तो इसका अगला पॉइंट है कि यह एक शहरी सभ्यता है, सबको पता है, तो ये भी प्रकृति में शामिल होगा कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन। इसके बाद अगला पॉइंट क्या, हाईली इवॉल्व, वेल सेटल्ड एंड सोशियो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ये देखो मैंने ये निशान बनाया अपवर्ड। इसका मतलब है कि कोई चीज़ बढ़ती है या कोई चीज़ अपने मेच्योर फेज में या कोई चीज़ बहुत अधिक विकसित है। तो तीन चार चीज़ों को मैंने इससे आइडेंटिफाई किया। तो ये अगला अपना पॉइंट है, हाईली इवॉल्व, अत्यधिक विकसित और अत्यधिक विकसित सभ्यता रही है। वेल सेटल्ड, अच्छी तरीके से विस्तृत सभ्यता रही है, अत्यधिक विकसित सभ्यता रही है। और जो यहाँ के सामाजिक सोशियो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में मैंने क्या लिखा है, जो सामाजिक और धार्मिक जो संस्थाएं थी वो अत्यधिक विकसित रही है, मेच्योर्ड रही है, डेवलप्ड रही है। तो ये अपना अगला पॉइंट हो गया। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। इट वॉज ए मल्टी क्लास सिविलाइजेशन। मल्टी क्लास का क्या मतलब, बहुवर्गीय सभ्यता। मल्टी क्लास सिविलाइजेशन, बहुवर्गीय सभ्यता, अनेक प्रकार के वर्ग हड़प्पा सभ्यता में थे। क्योंकि क्यों अपन बहुवर्गीय की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बड़े मकान भी मिले हैं, बिग एंड स्मॉल हाउसेस, यानी बड़े मकान भी मिले हैं, छोटे मकान भी मिले हैं। और जो ग्रेव के बारे में क्या लिखा है, ग्रेव होता है जो दफनाने की विधि है, और अनेक प्रकार की दफनाने की विधि हमें मिली है, जिससे हमें पता लगता है कि जो बहुवर्गीय सभ्यताएं रही होगी, अनेक वर्गों के लोग यहाँ पे रह रहे होंगे, क्योंकि सबकी प्रैक्टिसेस अलग अलग होती है। दफनाने की विधियां सबकी अलग अलग होगी। एक वर्ग की कोई विधि है दफनाने की, एक जलाएगा एक दफनाएगा, तो अनेक प्रकार की हमें दफनाने की विधियां मिली। उससे भी हमें पता लगता है बहुवर्गीय सभ्यता रही। मल्टी एथनिक सभ्यता, मल्टी एथनिक सभ्यता, मोस्ट, इसमें रेस के बारे में बात कर रहे हैं। रेस जिसको कहते हैं नस्ल, बहुनस्लीय। मल्टी एथनिक को कहते हैं बहुनस्लीय, अनेक प्रकार के नस्लों के लोग हड़प्पा में रहा करते हैं। तो जो मल्टी रेशियल मल्टी एथनिक सोसाइटी, इसमें लिखा है मोस्ट मेडिटेरियन। इसमें जो अधिकांश नस्ल थी हड़प्पा में वो मेडिटेरियन थी, मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय नस्ल थी अधिकांश। इसके अलावा द्रविड़ नस्ल, द्रविड़ जो दक्षिण भारत में मिले हैं, जो उनको द्रविड़ियन कहा जाता है, तो द्रविड़ नस्ल के लोग भी यहाँ पे मिले हैं। लेकिन उनमें से कुछ मंगोलाइट भी हैं, कुछ प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट भी हैं, और कुछ एल्पाइन भी। ये सब टेक्निकल नाम है। तो बेसिकली हम क्या करें कि बहु नस्लीय समाज रहा है हड़प्पा के अंदर। अधिकतर लोग पूर्व मेडिटेरियन रेस के थे,
भूमध्य सागरीय नस्ल के थे अधिकतर। तो ये सवाल आ रखा है, इसमें कौन सी नस्ल के लोग हड़प्पा में थे? वो थे भूमध्य सागरीय नस्ल के लोग, अधिकांश था। इसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं। कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन एक अंग्रेजी का शब्द है। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो मानसिकता थी हड़प्पा वासियों की, वो संकुचित नहीं थी, मानसिकता बहुत अधिक वृहद थी। मतलब उन्होंने छोटी सोच नहीं रखी। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये है कि जैसे अगर आप उत्तर भारत में रहते हो तो आप दक्षिण भारत के बारे में भी सोचोगे, दक्षिण भारत में रहते हो तो उत्तर भारत के बारे में भी सोचोगे। आपकी संकुचित विचारधारा नहीं होगी, आपकी क्षेत्रीय विचारधारा नहीं होगी। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये भी है कि आप विदेश से जो भी आपको चीज़ अच्छी मिले उसको आप ग्रहण करोगे, बदले में अपनी अच्छी चीज़ आप विदेश करोगे, आदान प्रदान होगा विचारों का, वस्तुओं का। तो कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक था, इसको अपन हिंदी में देख सकते हैं। 2 सेकंड में अपन को पता लग जाएगा कि कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक को हिंदी में क्या कहते हैं। एग्जैक्ट इसका जो ट्रांसलेशन है वो पता लग जाएगा। कॉस्मोपॉलिटन मीनिंग इन हिंदी। कॉस्मोपॉलिटन का है विश्ववादी, विश्ववादी आउटलुक रहा है इनका, विश्ववादी। तो इसी में अपन आगे चलते हैं और जैसे इसको उदाहरण देते हैं किस प्रकार से विश्ववादी, इनकी विचार इनके किस प्रकार से विश्ववादी थे। इन्होंने इजिप्ट, मिस्र और मेसोपोटामिया से खूब सारी चीजें ग्रहण की, खूब सारी वस्तुएं अपने यहाँ पे मंगाई व्यापार के माध्यम से। उन्होंने खूब सारे विचारों को भी वहां से ग्रहण किया, विदेशों से खूब सारे विचार और उनकी वस्तुओं को ग्रहण किया। दूसरा है लिपस्टिक। उदाहरण दे रहे हैं कौन? लिपस्टिक जो महिला प्रयोग करती है, सौंदर्य प्रसाधन में आता है ये। तो लिपस्टिक हमें चनुहारों में मिली है। ये भी एक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिपस्टिक हड़प्पा में कहाँ मिली है? चनुहारों में मिली है लिपस्टिक। ये तो मैंने कैसे शॉर्ट में लगा LPSTC, ये एक्चुअल स्पेलिंग नहीं है लेकिन मुझे समझ आ रहा था, मेरा पर्पज यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। और वैनिटी केस भी मिला है, जो महिलाएं जो सौंदर्य का जो साधन, सौंदर्य के जो साधन होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको एक बॉक्स में रखते हैं जिनको वैनिटी केस कहते हैं। हड़प्पा से हमें वैनिटी केस मिला है। और कॉफिन बरियल, तो अनेक प्रकार के कॉफिन बरियल यानी ताबूत में दफनाने की विधि के बारे में भी हमें पता लगा है। तो इनसे क्या पता लग रहा है कि इन्होंने अलग अलग चीज़ों को विदेशों से ग्रहण किया। लिपस्टिक हमें इजिप्ट में भी मिली है, वैनिटी केस हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया में वहाँ पे मिला है। तो आसानी से आदान प्रदान हो सका, इसलिए इसको विश्ववादी आउटलुक भी कहते हैं। आउटलुक को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? 2 सेकंड में यहाँ पे पता लगेगा। आउटलुक मीनिंग इन हिंदी बहुत सिंपल वर्ड है कि दृष्टिकोण, विश्ववादी दृष्टिकोण में है। फिर से यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। और अगली प्रकृति में क्या है? हड़प्पा की यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। मतलब ये है कि हड़प्पा में सेंट्रलाइज अथॉरिटी, इसका मतलब कि हड़प्पा में जरूर ही एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक प्रणाली रही होगी। तभी हम देखते हैं कि हड़प्पा में हर चीज में हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, एक रूपता देखने को मिलती है। अगर अपन ईंट के आकार के बारे में बात करें तो पूरी हड़प्पा सभ्यता में एक ही प्रकार के ईंट हमें मिले, एक ही साइज के हमें ईंट मिले, एक रूपता हमें देखने को मिल रही है। टूल्स में भी एक रूपता है, जो हथियार होते हैं, जो औजार होते हैं, उनमें भी हमें एक रूपता देखने को मिली है। स्टील में भी एक रूपता देखने को मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि एक रूपता थी। और क्यों थी एक रूपता? इससे हमें पता लगता है कि अवश्य एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक प्रणाली, यानी अवश्य राजा रहा होगा जिसने केंद्रीयकृत प्रशासनिक प्रणाली को सेटअप किया होगा। अब हो सकता है कि अपन को पता नहीं कि राजा के द्वारा राज किया जाता था या व्यापारी के वर्ग के द्वारा राज किया जाता था। हम इसके बारे में, इतिहासकार इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। तो जरूर केंद्रीकृत व्यवस्था रही है। हो सकता है वो राजा के हाथ में वो केंद्रीकृत व्यवस्था, या हो सकता है कि वो व्यापारियों के वर्ग के हाथ में। हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक रूपता हमें बता रही है कि जरूर यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रही हुई। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। म्यूनिसिपैलिटी इंस्टीट्यूशन, जो अपने स्थानीय निकाय जो आज के समय में होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस भी हमें हड़प्पा में देखने को मिल रहे हैं, स्थानीय संस्थाएं भी हमें देखने को मिल रही है। कैसे? क्योंकि जो हड़प्पा का शहर है, मोहनजोदड़ो का शहर है, वो अत्यधिक प्लान्ड है, सुनियोजित है, एज प्लान्ड, सुनियोजित शहर है। वहाँ पे खूब सारी बिल्डिंग है, उनको प्लान कर करके बनाया। तो अवश्य वहाँ पे निकाय, स्थानीय निकाय की संस्थाएं विद्यमान रही हुई। ये भी इसकी प्रकृति में आ रहा है। इसका अगला पॉइंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ऊपर का मतलब है अत्यधिक विकसित। तो विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हड़प्पा में अत्यधिक विकसित रही है। इसके खूब सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे ईंट का आकार एक सा है हड़प्पा के अंदर। तो आगे अपन पढ़ेंगे, खूब सारी चीजें हमें मिलती रहेंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अत्यधिक डेवलप थी। सेकुलर,
सेकुलर को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, यानी जो हड़प्पा का जो प्रशासनिक प्रणाली थी वो धर्मनिरपेक्ष थी, तो सेकुलर यानी किसी भी धर्म या वर्ग के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। धर्मनिरपेक्ष प्रशासनिक प्रणाली इन्होंने लागू की। अब इसका उदाहरण कैसे है कि देयर वाज नो क्लियर रिलीजियस बिल्डिंग, हमें कोई भी ऐसा भवन नहीं मिला है जो पूर्णतः धार्मिक नजर आ रहा है। नो क्लियर रिलीजियस बिल्डिंग, ठीक है। देयरफॉर और वास्तव में हमें धर्म के जो अवशेष मिले हैं, वास्तव में हमें धर्म के जो प्रमाण मिले, रिलीजियस एविडेंस फ्रॉम प्राइवेट होम्स, यानी जो धर्म के हमें प्रमाण मिले हैं वो लोगों के निजी घरों से मिले हैं। जैसे माता देवी की जो पूजा किया करते थे, घरों में माता देवी की हमें मूर्ति मिली है, छोटे छोटे चिकनी मिट्टी की बनाई हुई। तो धर्म की कोई धार्मिक बिल्डिंग हमें ऐसा नहीं मिली है। हम स्पष्टता से नहीं कह सकते कोई भी हमें बिल्डिंग मिली है वो धार्मिक है, लेकिन धर्म के प्रमाण हमें लोगों के आम लोगों के घरों से मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो धर्म है, रिलीजन, इट मस्ट हैव बीन अ पर्सनल अफेयर ऑफ द पीपल, यानी जो धर्म है लोगों का एक निजी उपक्रम रहा होगा, लोगों का एक निजी नजरिया रहा होगा धर्म के अंदर। क्योंकि हमें कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं मिली जो धर्म से संबंधित है। रिलीजन मस्ट हैव बीन अ पर्सनल अफेयर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज, मेरे लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है कई बार इसको। सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज, क्योंकि एक शहरी सभ्यता थी हड़प्पा, तो यहाँ पे द्वितीय अर्थव्यवस्था में आपको पता है 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती है, गतिविधियां होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो हड़प्पा में हमें एडवांस्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है, अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा में द्वितीय गतिविधियां भी रही हैं और तृतीय गतिविधियां भी रही हैं। तो द्वितीय गतिविधि में कौन कौन सी आएगी? इकोनॉमी का प्रश्न, जैसे कपास पैदा करना वो तो प्राइमरी एक्टिविटी है, कृषि करना प्राइमरी एक्टिविटी है। फिर कृषि से रॉ मटेरियल का उपयोग करके कुछ वस्तु बना देना वो द्वितीय गतिविधियां कहलाएगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती है। जैसे कपास का उपयोग करके कपड़ा बना देना, यानी औद्योगिक उत्पादन करना, कृषि से कच्ची सामग्री प्राप्त करते हो। टर्सरी एक्टिविटीज और अधिक एडवांस गतिविधियां हो जाएगी सोसाइटी में। जैसे टर्सरी या तृतीय गतिविधियों के अंदर आएगा कि जैसे तो दुकानदार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो सेवा का जो क्षेत्र है वो टर्सरी एक्टिविटीज में आ जाएगा। परिवहन के जो साधन है वो टर्सरी एक्टिविटीज में आ जाएंगे। कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन शहरी सभ्यता हड़प्पा में रही है। फिर इसके बाद लिखा है, हाँ ये मैंने लिखा हुआ है, बिल्कुल समझने में दिक्कत आती है, मेटीरियलिस्टिक आउटलुक, यानी इनका भौतिकवादी दृष्टिकोण है, मेटीरियलिस्टिक आउटलुक। और यहाँ पे लिखा है दूसरा यूटिलिटेरियन आउटलुक, दृष्टिकोण इनका एक तो भौतिकवादी दृष्टिकोण रहा। भौतिकवादी दृष्टिकोण अपन किसे कहते हैं? इन्होंने भौतिक विकास अत्यधिक किया है, प्रेरणा पाकर खूब सारा उन्होंने भौतिक विकास किया, खूब सारे भवनों का निर्माण किया है, खूब सारे मूर्तियों का निर्माण किया है, खूब सारे परिवहन के साधनों का निर्माण किया, जिससे लोगों का जीवन है वो सुविधामय हो जाए। उत्पादन भी हुआ है वस्तुओं का खूब सारा, तो उसको मेटीरियलिस्टिक आउटलुक कहते हैं। एक तो होता है धार्मिक आउटलुक कि आप धर्म की किताब लेके बैठे रहो, दूसरा होता है भौतिकवादी आउटलुक कि आप विज्ञान में यकीन रखते हो, आप औद्योगिक उत्पादन करते हो, आप नई नई खोज करते हो, इन्वेंशन करते हो, विज्ञान की प्रगति होती है। ये सब भौतिक दृष्टिकोण है, मेटीरियलिस्टिक आउटलुक। इसके साथ दूसरा एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड, यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन आउटलुक। यूटिलिटेरियन आउटलुक का मतलब ये है उपभोग उपयोगितावादी दृष्टिकोण। उपयोगितावादी यानी हड़प्पा में जो भी वस्तुओं का निर्माण किया गया है वो उपयोगिता के हिसाब से किया गया। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे जो मातृ देवी की प्रतिमा बनाई है मिट्टी के थ्रू, तो वो एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण का उदाहरण है। वो मूर्ति बहुत अधिक सुंदर नहीं है, वो क्रूप से बनी हुई है, उसमें जो मूर्ति में जो शरीर का ढांचा है वो भी बहुत मुश्किल से नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका दृष्टिकोण उपयोगितावादी रहा। भाई आप चीजों का निर्माण करो उपयोगिता के हिसाब से, सुंदरता के हिसाब से नहीं, डेकोरेशन के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो उपयोगिता वाले दृष्टिकोण इनका रहा है। फिर इसके बाद इन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं, भौतिक वाले दृष्टिकोण, उपयोगिता वाले दृष्टिकोण के आधार पर हम कह सकते हैं देयर वाज नो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, यानी हड़प्पा वासियों ने दर्शन शास्त्र के बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मरने के बाद क्या होगा, इंसान नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। इन धारणाओं के बजाय हड़प्पा वासियों ने आर्थिक गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि इस दुनिया में उनको क्या करना है, इस दुनिया में उनको अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार से करना है। तो कोई फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन हमें नहीं मिलती है, तो उन्होंने वर्डली लाइफ पे अधिक फोकस किया है। वर्डली लाइफ का मतलब क्या है कि जो इस सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक उनका दृष्टिकोण सांसारिक रहा है, वर्डली लाइफ में उन्होंने फोकस किया है। यहाँ क्या लिख रखा है? आर्कोलॉजिकल रिचुअल गेट नो फिलोसॉफिकल सेट। तो इनका जो दार्शनिक जो चेहरा है हड़प्पा वासी को, वो हमें नजर ही नहीं आया,
क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाए तो इनका दार्शनिक नजरिया हमें पता नहीं लगता है। इसके बारे में अपन आगे चलते हैं। हाँ, फिर जो यूटिलिटेरियन आउटलुक या उपयोगिता वाले दृष्टिकोण है उसका एक और उदाहरण है कि दे बिलीव इन द लाइफ ऑफ कंफर्ट देन लग्जरियस। वो अपने जीवन को बहुत अधिक सुविधाजनक नहीं करना चाहते रहे, जस्ट अपनी लाइफ को कंफर्टेबल रखना चाहते रहे, तो सुख सुविधा के साधन उनको मिल जाए, लेकिन लग्जरी में इन्होंने यकीन नहीं किया। लग्जरी में अपन कह सकते हैं मेसोपोटामिया वासियों ने यकीन किया है, क्योंकि वहां पे यूटिलिटेरियन आउटलुक नहीं था। मेसोपोटामिया में आपको मैं यहाँ डिफरेंस बताना चाहूंगा। मेसोपोटामिया में हर चीज को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। अगर मूर्ति भी बनाई गई है कांसे की, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। हड़प्पा में जो कांसे की मूर्ति बनी है उतनी सुंदर नहीं है, वो उपयोगिता वाले दृष्टिकोण के हिसाब से है। तो यहाँ के लोग एक लग्जरियस विलासिता पूर्वक जीवन में यकीन रखने के बजाय जस्ट एक कंफर्टेबल सुविधाजनक जीवन चाहते थे। फिर इसके बाद यह है कि वॉल्स ऑफ हाउसेस कोर्स का उदाहरण है कि उपयोगिता वाले दृष्टिकोण कैसे है। देखो उदाहरण दे रखे हैं, आंसर में अपन को हमेशा उदाहरण देना चाहिए। अपन ये चीज लिख दी उपयोगिता वाले दृष्टिकोण, हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एक्सप्लेन के ये सब पॉइंट हैं कि वो विलासिता पूर्वक जीवन नहीं चाहते थे, केवल कंफर्टेबल लाइफ चाहते थे। फिर जैसे वॉल्स ऑफ हाउसेस प्लेन, जो घरों की दीवार थी बिल्कुल प्लेन थी, उसमें कोई सजावट थी, उसमें कोई डेकोरेशन नहीं था, प्लेन। उपयोगिता वाले दृष्टिकोण से दीवारों को बनाया था। नो पेंटिंग, कोई पेंटिंग नहीं मिली दीवारों के ऊपर। और डोर है जो हमें गेट मिले हैं, ऑल द गेट्स आर विदाउट कार्विंग, यानी गेट पे किसी भी प्रकार की नक्काशी नहीं हो रही थी। घरों में जो गेट मिला कोई नक्काशी नहीं थी, कोई डिजाइन नहीं थी, कोई सजावट नहीं थी, यानी उनका दृष्टिकोण उपयोगिता वाली था। गेट इस प्रकार से बनाओ कि उसकी उपयोगिता हो, ये नहीं कि दिखने में अच्छा लगे। फिर इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। मोस्ट लिटरेट, अब इसका क्या मतलब है। हड़प्पा की अगली प्रकृति क्या है कि अधिकांश हड़प्पा वासी शिक्षित थे। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन पीपल वर लिटरेट। एविडेंस ऑफ स्क्रिप्ट, अब हम कैसे कह सकते हैं कि अधिकांश लोग शिक्षित थे, क्योंकि जो लिपि है, लिपि का प्रमाण हमें बहुत सी ऐसी वस्तुओं पे मिला है जो जन साधारण के द्वारा प्रयोग में ली जाती है। जैसे पॉट्स, जो मटके हैं, मृत भांड है, उस पर हमें लिपि का प्रमाण मिला है, मोहरों पे हमें लिपि का प्रमाण मिला है। और ये जो मटके हो गए मिट्टी के या फिर मोहर हो गई, उनको कौन बनाते थे, आम आदमी बनाया करते थे। अगर आम आदमी ने इन मोहर को बनाया तो जरूर उनको पढ़ना लिखना आता होगा, तो वो शिक्षित रहे होंगे। तो आप समझ आ गए ना, तो अधिकांश लोग शिक्षित रहे होंगे, क्योंकि मोहर बहुत अधिक मिली है, मोहर को बनाने वाले लोग जरूर पढ़े लिखे होंगे, तभी तो मोहर बना रहे हैं। फिर इसके बाद अगला है पॉइंट, पीस लविंग, शांति प्रिय लोग थे। उन्होंने युद्ध में यकीन नहीं किया। हमें कोई युद्ध के बारे में हड़प्पा में कोई जानकारी मिली नहीं है, कोई साक्ष्य मिला नहीं कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ हड़प्पा के समय। दे वर बेसिकली पीस लविंग पीपल, वो शांतिमय लोग थे। उन्होंने व्यापार पे अपना ध्यान केंद्रित किया, उन्होंने अर्थव्यवस्था पे अपना ध्यान केंद्रित किया। और इसके बाद अगला अपन पढ़ते हैं प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। अगली प्रकृति क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन अपन किसे कहते हैं। प्रोटो, एक तो प्री हिस्ट्री होती है। देखो अपन तीन चार तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ऐतिहासिक पीरियड में। एक तो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री में कौन सा आएगा, यानी पूर्व का इतिहास। पूर्व के इतिहास में वह समय आएगा जब लोगों ने लिपि का आविष्कार नहीं किया था, जैसे पत्थर का युग हो गया, लोगों को लिखना नहीं आता था उस समय में, तो उनके पास कोई लिपि नहीं थी। प्री हिस्ट्री में आ गया सारा का सारा पीरियड। फिर उसके अगला पीरियड आता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, PROTO प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब इसमें केवल हड़प्पा का समय आता है, क्योंकि हड़प्पा के समय की लिपि मिली है लेकिन हम उसको नहीं समझ पाए, तो हमने उसको प्रोटो हिस्टोरिक कैटेगरी में डाल दिया। मतलब ये है, इस इतिहास को हम, इनकी लिपि को हम नहीं समझ पाए हैं, लेकिन यहाँ पे लिपि विद्यमान थी। चित्रकार लिपि जो हड़प्पा की है, जो मोहरों पे लिपि हुई थी, अंकित की हुई थी। और उसके बाद आता है हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक युग। हिस्टोरिकल पीरियड में कौन सा पीरियड आता है, जब इंसान को लिखना आ गया था। जैसे हड़प्पा के पश्चात जो वैदिक युग है, वैदिक युग में लोगों को लिखना आ गया, तो उन्होंने लिपि का विकास किया और उस लिपि को हम समझ भी गए, तो हमें पूर्ण जानकारी, उसको हमने ऐतिहासिक युग कह दिया। ये प्रोटो ऐतिहासिक हो गया, ये प्री ऐतिहासिक हो गया। तो तीन प्रकार के युगों में हम इनको डिवाइड करते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, रिवराइन सिविलाइजेशन। ये नदी घाटी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, रिवराइन सिविलाइजेशन। तो आपको पता है नदी घाटी के किनारे अगर सभ्यता बसी तो उसका क्या फायदा होगा, उपजाऊ भूमि मिल जाएगी, कृषि करना आसान हो जाएगा, पानी की उपलब्धता, जल की उपलब्धता हो जाएगी शहर के लिए, पीने का पानी उनको सुगमता से उपलब्ध हो जाएगा, अनेक फायदे हैं। तो एक नदी घाटी सभ्यता है, रिवराइन सिविलाइजेशन। इसके बाद ब्रॉन्ज एज, ये भी प्रकृति में आता है, ब्रॉन्ज एज।
ब्रॉन्ज एज का मतलब है हड़प्पा को हम कांस्य युग भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा में कांस्य का इस्तेमाल हुआ है। अब वो हड़प्पा से पहले पत्थर का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन हड़प्पा में क्या था, अधिकांश जो हमें औजार मिले, वस्तुएं मिली, पत्थर की मिली है, लेकिन साथ में कांसे के प्रोडक्ट भी बनने शुरू हो गए। ये नहीं है कि जो अधिकांश जो कांस्य युगीन सभ्यता अगर हम हड़प्पा को कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हड़प्पा में सारी की सारी वस्तुएं, अधिकांश वस्तुएं हमें कांस्य की मिली। गलत है, अधिकांश वस्तुएं हमें पत्थर की मिली हड़प्पा में, उसके बावजूद कांसे का उपयोग होना शुरू हो चुका है। यानी इट्स लाइक 80% स्टोन ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं, 20% हमें ब्रॉन्ज के मिले हैं। तो ब्रॉन्ज के जो प्रोडक्ट है उनकी कमी है, लेकिन कम से कम शुरुआत हो, इसलिए उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। वो कांसा कैसे बनता है, कांसा बनता है कॉपर और टिन को मिला के। तांबा और कांस, टिन को क्या कहते हैं अपन देख लेते हैं। कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनता है। टिन, टिन को, टिन मीनिंग इन हिंदी, कोई ऐसे इसमें टिन को टिन ही कहते हैं, इसमें कोई अलग से हिंदी का वर्ड नहीं है। तो तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का इस्तेमाल किया गया। फिर इसके बाद एक्सटेंसिव, बहुत ही अधिक विस्तृत सभ्यता रही है हड़प्पा की। एक्सटेंसिव, इट वॉज वेरी एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन। आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में मांडा जगह से लेकर गुजरात तक फैली हुई थी, फिर अफगानिस्तान तक गई हुई थी, और यहाँ पे आलमगीर नदी तक ईस्ट की साइड में, पूर्व की साइड में यूपी में आलमगीर नदी तक फैली हुई थी। बहुत विस्तृत सभ्यता रही है। और इसके बाद अगला क्या है, इतनी विस्तृत सभ्यता होने के बाद भी जो लॉन्ग लास्टिंग, इज नॉट लैंग्वेज, इज लॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग सिविलाइजेशन रही है। बहुत लंबी अवधि के लिए अस्तित्व में रही है, विस्तृत भी है, प्लस खूब सारे वर्षों के लिए अस्तित्व में रही है। जैसे 1000 साल तक ये सभ्यता अस्तित्व में रही है। 1000 साल बहुत लंबा समय पीरियड होता है। अपने प्रकृति के बारे में बात की, अपन थोड़ा सा डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, बस 2 मिनट। हाँ, डेट्स। अब जैसे मुख्यतः जो डेट कही जाती है वो अलग अलग दी जाती है। जैसे प्री हड़प्पा पीरियड की कुछ और डेट है, मेच्योर हड़प्पा पीरियड की कुछ और डेट है, लेटर हड़प्पा पीरियड की कुछ और डेट है। लेकिन एनसीईआरटी में जो डेट दे रही है पूरे हड़प्पा काल की, वह है 3000 से लेके 1520। 3000 से लेके 1520। अब इसमें अपन देख रहे हैं कि लगभग 1500 साल तक हड़प्पा अस्तित्व में रहा है, 3000 से 1520। ठीक है, उसमें मैंने लिखा है 1000 साल तक, उसको हम 1500 से कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई, अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रही है। एनसीईआरटी में इसका टाइम पीरियड दिया है 3000 से 1520। अपन को इसी को ही ध्यान रखना है। फिर 1520 के बाद में वैदिक पीरियड शुरू हो गया, और फिर 600 BC के अंदर जो समय आया उसको कहते हैं अपन 6th century BC, बौद्ध और जैन का समय। तो अपन इस डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पढ़ाने का नया तरीका जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मेरे नोट्स भी आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं किस प्रकार से नोट्स को बना सकते हैं शॉर्ट में। देखो, मैंने खुद ने लिखा है, छोटा छोटा लिखा है, और उसको एक्सपेंड करके मैंने कितना बोल दिया। ये कम से कम 4 पन्ने लायक इन्फॉर्मेशन है तो नोट्स को हमेशा इसी प्रकार से बनाते हैं। कम से कम 4 पन्ने भरने लायक है, आराम से हर एक पॉइंट को कम से कम 3-3, 4-4 लाइन में आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा।